अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को मिस भी कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत डरावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी का हिसार कर लें और कमरे की लाइट ऑफ है तो ऑन कर लीजिए। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लाई हूँ। जुल्फकार कहते हैं, एक दफा सर्दियां थी तो नाना जी हमारे पास रहने के लिए है। हम लोग सारे नाना जी के कमरे में बैठे हुए थे और नाना जी से उनकी हर बार की तरह खौफनाक कहानियां पूछ रहे थे। हम लोग सारे बैठकर नाना जी के पास मूंगफली खा रहे थे। नाना जी ने बताया, शाह साहब के पास कुछ दिन पहले एक आदमी आया। वो आदमी बूढ़ा नहीं था, ना ही बिल्कुल जवान था, दरमियानी एज का था। वो शाह साहब के पास आया और आकर कहने लगा कि मैं बहुत दूर एक गांव से आया हूं और बहुत ज्यादा परेशान हाल हूं। मैं बहुत ज्यादा तंगदस्त हालात में हूं। इसके बावजूद मैं मेहनत नहीं छोड़ता, लेकिन अब आकर जिन्नात मुझे काम नहीं करने देते। शाह साहब ने जब ये बातें सुनी, शाह साहब ने कहा कि ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? जिस पर उसका ये कहना था, हम लोगों के गांव के बाहर जो बस स्टेशन है, जो बसों का अड्डा है, मैं वहां पर मूंगफली की रेहड़ी लगाता था। अक्सर बसें आती थी, मुसाफिर लेते थे, लोग लेते थे। तो रात गांव में सिर्फ 8 बजे तक बस आती है, उसके बाद बस नहीं आती। तो फिर मैं अपनी रेहड़ी लेकर तो मुख्तलिफ गांव की गलियों में जाकर मूंगफली बेचा करता हूँ। उस दिन भी यही रात ही थी जब आखिरी बस आई, मुसाफिर उतरे, उन्होंने मेरे से मूंगफली ली और उसके बाद मैं एक दूसरे गांव की तरफ चला गया। हमारे गांव के साथ ही था। मैं वहां पर मूंगफली बेच रहा था। जैसे मैं गांव में दाखिल हुआ, गांव बिल्कुल सुनसान और वीरान था। इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ज्यादा से ज्यादा रात के 10 बज रहे थे, लेकिन गांव की गलियां ऐसे सुनसान थी जैसे रात के 12-1 बजे का टाइम हो। हल्की धुंध भी फैली हुई थी और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। नवंबर का बिल्कुल स्टार्ट था। तो मैं अपनी मूंगफली लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। गली में सदाई लगा रहा था, लेकिन गलियों में से कोई निकला ही नहीं। 3-4 गलियां फिरने के बाद एक घर में कुछ बच्चे बोल रहे थे। उन लोगों ने जब मेरी आवाज सुनी, दरवाजा खोला और मेरे से मूंगफली ले ली। मुझे लगा कि शायद मैंने इधर आकर गलती की है। इस गांव में तो कोई मूंगफली वगैरह लेता ही नहीं है, जबकि एक और गांव में जब मैं जाता था तो वहां पर हाथों हाथ लोग मूंगफली ले लिया करते थे। इसी तरह मैं आगे बढ़ता रहा, मूंगफली बेच रहा था। चलता चलता मैं जैसे उस गांव से बाहर आने लगा तो एक और सड़क थी जो बाहर की तरफ से आती थी। उस तरफ से होता हुआ जब मैं गांव से बाहर निकलने लगा तो मैं क्या देखता हूँ, एक बूढ़ी ज़ईफ औरत थी, बिल्कुल झुकी हुई औरत। उसने हाथ में बहुत बड़े बड़े जैसे बोरे से पकड़े हुए थे। उनमें वल्लाह आलम क्या सामान था मुझे नहीं पता। बड़ी मुश्किल से चलती चलती वो गांव के कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि ये बूढ़ी अम्मा इतनी रात को कब्रिस्तान की तरफ अकेली क्या करने जा रही है। थोड़ा सा मैं हैरान हुआ और मैं अपनी मूंगफली की रेहड़ी लेकर बूढ़ी अम्मा के पास से गुजर गया। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसकी ऐसी आवाज थी जैसे वो सिसकियों में रो रही है। मुझे ये चीज देखकर बड़ा तज्जुब हुआ। मैं थोड़ी सी रेहड़ी आगे लेकर गया और मैंने पलट कर जब पीछे देखा तो जो बूढ़ी अम्मा थी वो कब्रिस्तान के अंदर चली गई। जब वो कब्रिस्तान के अंदर गई, मुझे और तज्जुब हुआ कि इतनी रात को कब्रिस्तान में क्या कर रही है। जब मैंने वहां पर वो मंजर देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। मैं क्या देखता हूँ, मैं इस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे गया। मैं उसको आवाजें दे रहा था, अम्मा क्या बात है, तुम इतना रो क्यों रही हो और कब्रिस्तान में क्या कर रही हो? जैसे जैसे मैं करीब जाता गया वो रोने की आवाजें और बेहानक होती गई। तो मैंने क्या देखा कि जैसे वो बूढ़ी अम्मा जो थी, उसके पास जो बोरे थे 2, उनमें बकरे के कटे हुए सर थे, लातादाद बकरों के सर, और वो बूढ़ी अम्मा वो कच्चे सर नोच नोच कर खा रही थी। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। मेरे हालत ऐसे थी, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी, मेरे पांव जम गए थे और कानों में खौफनाक चीखें गूंज रही थी। पता नहीं मैं कैसे वहां से अपनी रेहड़ी लेकर निकला, मुझे नहीं पता। मैं कैसे अपने गांव में पहुंचा,
क्योंकि ना तो मैं अपने हवासों में था, ना मैं अपना ठेला रेडी वहां पर छोड़कर भाग सकता था। जो ही मैं अपने घर पहुंचा, घर पहुंचते पहुंचते मुझे रात के 2 बज गए। मैं 10-11 बजे का चला हुआ रात के 2 बजे घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी बच्चे बड़े परेशान कि मैं इतनी देर से घर क्यों आया हूँ। मैंने उन्हें कहा मुझे तो देर लगी ही नहीं है, मैं तो पास वाले गांव में था, वहां से आ रहा हूँ। उन लोगों ने कहा कि रात के 2 बज गए हैं। वो सड़क खत्म ही नहीं हो रही थी, मैं चलता जा रहा था और खौफनाक चीखें मेरे कानों में गूंज रही थी। घर पहुंचा, मैंने उन्हें उस टाइम तो कुछ नहीं बताया। सुबह जब मैं उठा तो मेरी तबीयत बड़ी खराब थी, जिस्म निढाल था, पाँव सूज गए थे, जिस्म में दर्द था, बुखार था। मैंने अपने बीवी बच्चों को बताया कि मैंने इस तरह से रात को एक खौफनाक औरत को देखा है, बूढ़ी औरत को कब्रिस्तान में बैठे बकरों के सर खा रही थी। मैं बहुत ज्यादा डर गया, पता नहीं मैं उस गांव से कैसे निकला। मुझे सबने कहा कि दोबारा उस गांव की तरफ ना जाना। शाम तक मेरी कोई तबीयत संभली, मैं अपनी रेडी लेकर फिर निकला और मैंने सोचा कि मैं जाकर उसी बस स्टेशन पर मूंगफली बेचकर बाकी अपने गांव में बेच दूंगा। मैं बस स्टेशन पर चला गया। तभी मैं क्या देखता हूँ, आखिरी बस रुकी तो मैं क्या देखता हूँ, उसमें से मुसाफिर उतरे, कुछ गए, मूंगफली वगैरह उन्होंने दी, वो चले गए। अब जैसे मैंने थोड़ी देर में इंतजार करता था कि बाज़-औक़ात, तो मैं भी वहीं पर खड़ा था। थोड़ी देर गुजरी होगी, मेरी जहां पर मैं अपनी रेडी लेकर खड़ा होता था उसके पीछे कुछ दरख्त थे, झाड़ियां थी, दरख्त थे। तो एकदम से मुझे छन छन की आवाज आने लगी। वो छन छन की आवाज इतनी अजीब थी, इतनी खौफनाक आवाज थी, जैसे सही पाँव में कोई पायल पहने मेरे आसपास चक्कर लगा रहा है। मैंने 3-4 बार पीछे पलट कर देखा लेकिन कोई नहीं था। मैं थोड़ा डर गया। मैंने अपनी रेडी ली और मैं दूसरे गांव की तरफ चला गया। अब मैं वाज़ेह तौर पर मैंने दूसरे गांव की तरफ जाना था जो हमारे गांव के सामने वाले हिस्से में था। पता नहीं मेरा ज़हन कैसे माऊफ हुआ, मुझे क्या हुआ, जिस गांव में मैं कल गया था मैं उस गांव की तरफ चला गया। वहां पर मैं गया। आज वहां के लोगों ने मेरे से मूंगफली वगैरह ले ली और पूछा कि मूंगफली वाले तुम किस टाइम आते हो। मैंने बताया मैं कल भी आया था। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम बाहर बाद में निकले थे, हमें पता नहीं चला, तुम रोज आया करो। तभी जब मैं तीसरी गली में पहुंचा तो मैंने देखा एक घर से एक बूढ़े शख्स निकले, बुजुर्ग से थे, सफेद दाढ़ी वाले, कोने वाला उनका मकान था। उनके घर के बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त भी था। वो निकले, उन्होंने इस्लाम दुआ की, मेरे से मूंगफली ली और मुझे कहने लगे कि इस गांव की जो 5वीं गली है जहां पर आगे कब्रिस्तान है, उस गली की तरफ मत जाना। मैंने उन्हें कहा कि क्यों, खैरियत है? वो कहने लगे अभी थोड़ी देर में पूरा गांव सुनसान हो जाएगा, तुम दूसरे गांव से आए हो, तुम्हें पता नहीं है। इस गांव में रात के वक्त एक चुड़ैल पड़ती है, वो मुख्तलिफ रूप लेती है, कभी बच्चे के रूप में होती है, कभी बच्ची के रूप में होती है, कभी नौजवान औरत के रूप में होती है, कभी बूढ़ी औरत के रूप में होती है। तो तुम जरा सोच समझ कर इस गांव की तरफ आया करो और उन गलियों की तरफ जाना। मैंने उन्हें कहा कि जी ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उन्हें मूंगफली दी और मैं आगे जाता हुआ गली नंबर 4 में चला गया। गली नंबर 4 में मैंने जैसे मूंगफली दी, अभी मैं मूंगफली दे ही रहा था तो कोने पर मैंने एक आदमी को खड़े देखा। उस आदमी ने हल्का नीले रंग का सूट पहना हुआ था। वो आदमी, उसने मेरे से मूंगफली नहीं ली, मैं उसके पास से गुजर गया। जैसे मैं गुजरा वो आदमी मेरे पीछे चलने लग गया। चलते चलते वो आदमी जो था, यहाँ तक कि मैं गांव की हदूद के बाहर आने लगा तो मुझे पीछे से कदमों की आहट भी आ रही थी और छन छन भी सुनाई दे रही थी। मैं बड़ा हैरान कि पीछे आदमी आ रहा है और ये छन छन की आवाज 2-4 बार पलट कर देखा, वो आदमी पीछे नहीं था। मैं परेशान भी हो गया, डर भी गया। थोड़ा सा मैं आगे जाने लगा तो मुझे रोने की आवाजें आ रही थी, खौफनाक रोने की आवाजें आ रही थी, इतनी डरावनी आवाजें थी, मेरे कदम ऐसे कांपने लगे। तो जब मैं आगे गया तो क्या देखता हूँ, वही आदमी एक कोने पर बैठा औरत की आवाज में रो रहा था। वो इतना भयानक था, मैं डर गया और मैंने कहा कि कौन हो तुम और तुम औरत की आवाज में क्यों रो रहे हो? बस मैंने उसे इतना कहा तो एकदम से उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें चमक रही थी, वो गायब हो गया। मैं वहां से निकला, मैं वहां से वापस अपने घर पहुंचा। मेरी हालत इतनी खराब थी, 2-3 दिन तो मुझे होश ही नहीं था। मेरे घर वाले कहते हैं मैं अजीबोगरीब बातें कर रहा था, मैं शोर मचा रहा था, मैं चीखता था, मुझे कोई औरत नजर आती थी, मैं ऐसी ऐसी बातें करता था। उसके बाद आज 4 दिन हो गए हैं, हमारे घर में हर रात वो बूढ़ी औरत नजर आने लगी है। कभी उसने हाथ में लाठी पकड़ी होती है,
कभी वो लाठी के अलावा होती है, वो हमारे कच्चा मकान है हमारा, एक दो कमरे हमारे इस तरफ है जहां पर हम लोग अपना सामान वगैरह रखते हैं, उन कमरों को इस्तेमाल नहीं करते। उन कमरे से उसके बोलने की आवाजें आ रही हैं। मैं इतना शदीद डर गया हूँ। मैं अपनी अगर रेडी लेकर बाहर जाता हूँ, मैं जिस गांव में भी जाता हूँ, जिस गांव में भी मैं अपनी मूंगफली बेचने जाता हूँ, मुझे ऐसे लगता है मेरे पीछे कोई है, वो मेरे पीछे चलती है, रोती है। अब वो औरत है, वो चुड़ैल है, वो जो भी है, वो मेरे पीछे पीछे रहती है। यहाँ तक कि जब मैं आपके पास आ रहा था, आधे रास्ते तक वो मुझे डराती रही, आधे रास्ते तक वो मेरे पीछे आती रही, शोर मचा रही थी, रो रही थी। कभी बुरखे वाली औरत बनके, कभी मैं एक दरख्त के पास से गुजरता हूँ तो वहां पर बुरखे वाली औरत होती है, 2 कदम साथ चलती है, गायब हो जाती है, खौफनाक आवाजें निकालती है। मैं सिर्फ और सिर्फ आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ और मुझे कुछ आता ही नहीं है। आयतुल कुर्सी और दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ बस, और बस वही मेरी हिफाजत करते हैं। तो मैं आपके पास आया हूँ। मुझे गांव के ही एक आदमी ने बताया कि तुम शाह साहब के पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। शाह साहब ने उसकी सारी बातें सुनी। शाह साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकता हूँ। दरअसल जिस गांव में तुम गए थे, वो जो औरत तुमने उस रात देखी थी, वो चुड़ैल ही थी। ये उसी के मुख्तलिफ रूप होते हैं और ये अक्सर ऐसे ही चीजें उठाकर कब्रिस्तानों में भटकती हैं, चलती फिरती हैं, आवाजें निकालती हैं, लोगों को तंग करती हैं। इसीलिए तुमने उसको बुलाया, उसके पीछे गए। वो तो उस वक्त अपने उस रूप में थी और वो खा भी रही थी, तो वो तुम्हारे पीछे उसी वक्त लग गई थी और उसने बहुत करीब से तुम्हारे जिस्म की खुशबू भी महसूस कर ली। वो आदमखोर चुड़ैल है, इसलिए तुम्हारे पीछे लग गई। तुम्हारा दिमाग भी उसी ने माफ किया हुआ था। जब ये जिन्नात, भूत, प्रेत, चुड़ैलें, आफतें किसी इंसान के ऊपर सवार होती हैं, वो सबसे पहले उसके दिमाग को माफ करती हैं। ना तो इंसान का दिमाग अपने बस में रहता है, ना ही उसे पता चलता है वो कर क्या रहा है। तुम चाहकर भी उस गांव में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग पर इतनी हावी थी कि वो तुम्हें उसी गांव की तरफ ले गई अपने साथ, जहां पर तुम गए और तुम्हारा ये हाल हुआ। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बाल बाल बच गए। तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमत है। और जैसे तुम अपने बच्चों के लिए, अपने घर की कफालत के लिए इतनी मेहनत करते हो, बीमारी में भी, बुखार में भी तुम बाहर निकले। अल्लाह का वैसे भी तुम पर करम था तो तुम बच गए, वरना जिस रूप में, मर्द के रूप में, जब ये मखलूक मर्द के रूप में किसी इंसान पर जाहिर होती है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और फिर अपना आप उसने जाहिर किया। तुम आयतुल कुर्सी और दुरूद पाक पढ़ रहे थे, इसलिए तुम्हारे करीब नहीं आ सकी। मैं तुम्हें हिफाजत का एक तावीज दूंगा। ये तावीज तुमने गले में पहनना है और ये 3 तावीज तुमने 3 रात लगातार अपने घर में 12 बजे जलाने हैं। उसके बाद दोबारा से अपनी रेडी लेकर बाहर निकलना, क्योंकि अभी वो तुम्हारे घर में भी जैसे दाखिल हो चुकी है। तुम्हारे बाद अगर तुमसे हटी तो तुम्हारे घर के भी किसी फर्द पर वो असरअंदाज हो सकती है, क्योंकि अब जब वो एक दफा हावी हुई है तो वो नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। फिर शाह साहब ने उसको तावीज दी और कहा कि 3 रातों के बाद चौथे दिन तुमने यहाँ पर आना है और मुझे हालात बताने हैं। फिर मैं तुम्हें एक तावीज दूंगा, तुम अपनी रेडी के नीचे लगा देना, तो कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा सकेगा उसे। वो चला गया। शाह साहब ने उसके लिए दुआ भी की, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मुफलिस और तकलीफ में मुब्तला था। अभी भी उसके हाथों पर भी नील थे, जिस्म पर भी नील थे और चेहरा भी बड़ा डरा हुआ था। 3 दिनों के बाद वो वापस आया और आकर बताता है कि जैसे मैं तावीज लेकर यहाँ से निकला तो पहले वो तो मैं अकेला चल ही नहीं सकता था, वो हर वक्त मेरे पीछे पीछे रहती थी, लेकिन मेरे पीछे कोई आवाज नहीं थी। लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद मेरे कानों में किसी की चीख सुनाई देती थी। मैं घर पहुंचा, मैंने तावीज गले में पहना, रात होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही 11 बजे का टाइम हुआ, हमारे घर की छत के ऊपर से रोने की खौफनाक आवाजें गूंजने लगी, जैसे कोई औरत, बूढ़ी औरत रो रही है। मैंने ठीक 12 बजे उठकर वो तावीज सहन में जला दिया जैसे आपने कहा था। जलाकर पीछे पलट कर नहीं देखा और अंदर आ गया। वो रोने की आवाजें आना बंद हो गई। अगली रात भी हूबहू ऐसे ही हुआ। तीसरी रात जब मैं तावीज जलाने लगा तो तावीज जलाने से पहले जब मैं सहन में पहुंचा तो वो सहन से नीचे उतर रही थी। आज उसका कद बहुत लंबा था। आज वो बूढ़ी नहीं थी, बिल्कुल नौजवान थी और उसका चेहरा बेहद हसीन था। उसके उल्टे पैर थे, लंबे बाल थे। उसने सुर्ख रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो हमारे गांव के कच्ची सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई आई और आकर सामने खड़ी हो गई और बड़ी खूबसूरत आवाज में मुझे ये कहने लगी
कि ये तावीज़ मत जलाओ, मैं तुम्हें बहुत दौलत दूंगी, मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगी, तुम्हारे घर को महल बना दूंगी, ये तावीज़ मत जलाओ। जैसे ही उसने ये लफ्ज़ बोले, मैंने उसी टाइम तावीज़ात को आग लगा दी। जिस टाइम मैं तावीज़ को आग लगाने लगा था, मेरा हाथ बहुत ज़्यादा भारी हो चुका था। मुझे ऐसे लग रहा था मेरे हाथ के ऊपर किसी ने बहुत गहरा कोई वजन डाल दिया है। लेकिन मैंने फिर भी वो तावीज़ जला दिया। जो ही मैंने तावीज़ जलाया, उसका चेहरा भयानक हुआ और वो काले रंग के धुएं में जैसे हवा में उड़ गई, गायब हो गई। फिर मैंने वो तावीज़ गले में पहन लिया। मैं बड़ी सुकून से सोया। काफी अरसे के बाद मैंने सुकून की नींद ली। अब आप मुझे बताएं, शाह साहब ने फिर हिसाब किया। शाह साहब ने कहा कि अभी भी मजीद तुमने 3 दिन रेडी लेकर बाहर अकेले नहीं जाना। जाओगे वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। अभी वो बहुत ज्यादा शदीद गुस्से में है, वो चीज तुम्हारे पीछे लगी हुई है। तुम्हारे घर से तो वो निकल गई है, तुम्हारे घर के आसपास है, तुम्हारे घर के बाहर है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। शाह साहब ने उसे एक तावीज़ दे दिया गले में पहनने के लिए और एक तावीज़ दे दिया रेडी के नीचे लगाने के लिए। 3 दिन के बाद वो फिर आया। उसने आकर बताया कि इन 3 रातों में बाहर गली में एक घंटी की आवाज आती थी। ये घंटी कभी किसी दौर में मैंने अपनी रेडी पर भी लगाई थी, लेकिन कुछ शरारती बच्चों ने वो घंटी मेरी रेडी के ऊपर से उतार ली। रेडी के ऊपर लगी हुई घंटी की आवाज हमारे घर के आसपास गूंजती थी। मुझे गांव के कुछ लोगों ने बताया कि हमने रात को देखा कि तुम रेडी लेकर अपने घर के बाहर चक्कर लगाते रहते हो खाली रेडी पर, क्या माजरा है ये? मैंने गांव वालों से कहा कि वो मैं नहीं था, मुझे नहीं पता कि वो मेरे रूप में क्या चीज थी। 3 दिन के बाद वो गायब हो गई। अब आप मुझे बताएं। शाह साहब ने हिसाब किया और उससे कहा कि अब तुम जा सकते हो, अब तुम अपनी रेडी लेकर जाओ, लेकिन तुमने उस गांव की तरफ नहीं जाना जहां पर उसका बसेरा है, जहां पर वो तुम्हारे पीछे आई थी। तुम्हें उस गांव से कोई बुलाने भी आए तो तुमने नहीं जाना। उसने कहा कि ठीक है। वो चला गया। तकरीबन वो आदमी शाह साहब के पास 1 महीने के बाद आया और उसने आकर कहा कि जब से मैंने आपका तावीज़ पहना है और रेडी पर भी लगाया है तो मेरा काम भी ठीक हो गया है और अब मुझे डर भी नहीं लगता, मुझे कोई आवाज़ नहीं आती। लेकिन हर रात मुझे उस गांव से कोई ना कोई बुलाने ज़रूर आता है। वो लोग भी आते हैं जिनको मैंने कभी मेरे से उन्होंने मूंगफली ली भी नहीं। उन्हें मेरा कैसे पता है मैं कैसे वहां पर रहता हूँ। वो आते हैं, मुझे बुलाते हैं, कहते हैं हमारे गांव में आओ, हमारे गांव में आओ, तुम्हारी मूंगफली बहुत मीठी है, हमारे गांव में आओ। मैंने कहता हूँ मूंगफली लेनी है तो यहीं से ले लो, मैंने गाँव में नहीं आना। कुछ तो ले जाते हैं, कुछ लेते भी नहीं है और खाली हाथ चले जाते हैं। शाह साहब ने कहा कि बस अपनी हिफाजत करो, वो दोबारा जिन्नात तुम्हें तंग नहीं करेंगे। ये कहानी थी उस मूंगफली वाले की जो जिन्नात से इतना तंग था कि जिन्नात उसके पीछे लग गए थे, क्योंकि वो एक ऐसे गांव में गया था जहां पर एक ऐसी मखलूक भटकती थी जो सबको नुकसान देने वाली थी। ये नाना जी ने हमें एक कहानी सुनाई। बहुत शुक्रिया जुल्फकार आपका। जैसे जो गांव होते हैं बहुत जल्दी सुनसान हो जाते हैं, बहुत जल्दी वहां पर खामोशी हो जाती है, वहां पर लोग जल्दी सोते हैं, जल्दी जागते हैं, इसलिए सन्नाटा जल्दी फैल जाता है। और गांव में जैसे बड़े बड़े डेरे होते हैं, जमीनें होती हैं, पुराने दरख्त होते हैं, इसलिए बाजू का जिन्नात वहां पर ज्यादा बसेरा भी करते हैं, क्योंकि कहते हैं पुराने दरख्तों के ऊपर जिन्नात रहते हैं। फिर वो जिन्नात कभी भी किसी भी रूप में अपना आप जाहिर करते हैं। जो पिछल पैरी चुड़ैल होती है ये हमेशा औरत के रूप में ही अपना आप जाहिर करती है, और जिस इंसान को रात के अंधेरे में नजर आ जाए उसको नुकसान भी पहुंचाती है। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इस स्टोरी से ये लेसन भी मिलता है कि कभी भी किसी नई जगह पर जाएं तो तब जाएं जब तक आपको वहां के बारे में मुकम्मल मालूमात ना हो। बिना सोचे समझे किसी भी नई जगह पर जाएंगे तो किसी भी खतरे में इंसान आ सकता है। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं ऐसे ही खौफनाक कहानियां लाती रहती हूँ। नाना जी की खौफनाक कहानियां, पुराने गांव की कहानियां, जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखें। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज।